हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, सत श्री अकाल। मेरा नाम है डॉक्टर सौरभ एंड स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दैट इज़ पंजाब करियर्स में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मास्टर कैडर बायोलॉजी की नोटिफिकेशन आपकी आने वाली है बहुत जल्दी, जिसमें हम लोगों को साइंस का जो सिलेबस देखने को मिलता है उसमें हमारे पास बेसिकली 5 सब्जेक्ट्स रहते हैं जिसको हम चूज़ कर सकते हैं। तो 5 सब्जेक्ट्स कौन कौन से रहते हैं हमारे पास? 5 सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं। केमिस्ट्री, आपके पास बॉटनी, बॉटनी के बाद आपका जूलॉजी आ गया, जूलॉजी के बाद हमारे पास मैथ्स एंड लास्ट हमारे पास बच गया फिजिक्स। तो बेसिकली इसमें से यू गाइस आर फ्री टू चूज फ्रॉम एनी 3 सब्जेक्ट्स। तो बेटर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन क्या बचता है? हमारे पास जो वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे पास जो जिसके पास टाइम कम है, उनके लिए एक बेटर स्ट्रेटेजी हमारे पास ये रहती है कि अगर आप बॉटनी एंड जूलॉजी यहाँ पे चूज करते हैं, तो जैसे अभी हम सिलेबस में देखेंगे कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स मान के चलूंगा मैं, अप्रोक्सीमेटली 50 to 60% ऑफ द सिलेबस आपका, जो सब्जेक्ट आपका बॉटनी में है, वही चैप्टर्स आपको रिपीटेड मिलेंगे किसमें? जूलॉजी। तो बेसिकली यहाँ पे इनके पास प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि इनको सिर्फ एक्स्ट्रा क्या पढ़नी पड़ेगी? केमिस्ट्री। वेराज आप अगर मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री लेते हैं तो उसमें आपको हर एक सब्जेक्ट को इंडिविजुअल टाइम देना पड़ेगा। बट अगर बात की जाए बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री की, तो इस कॉम्बिनेशन में आपको सिर्फ, आप अगर यहाँ पे बॉटनी शुरू करते हैं तो आप मान के चलिए कि आपका जूलॉजी का अप्रॉक्सीमेटली 50% सिलेबस ऑलरेडी कवर अप हो चुका है। तो वही चीज़ हम आज के टॉपिक में देखने वाले हैं, आज की वीडियो में देखने वाले हैं कि ऐसी कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हमें ज़्यादा काम करना है और जिनके ऊपर हमें, अगर वो बॉटनी के कवर अप करेंगे तो वही हमारे जूलॉजी में भी कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा सिलेबस को देखना क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट टेल्स अस अबाउट द बाउंड्रीज कि हमें ये चैप्टर जूलॉजी में, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये चैप्टर पढ़ रहा हूँ तो इस चैप्टर से मुझे कितना ही पढ़ना है, कितने टॉपिक्स पढ़ने। उसके अलावा हम देखते हैं पीवाईक्यूज क्यों देखते हैं? ताकि हमें पता चले कि इस टॉपिक से हमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एंड इतनी डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जूलॉजी का सिलेबस है। अब जूलॉजी की मैं बात की जाए, जूलॉजी की यहाँ पे बात की जाए तो जूलॉजी में आपके पास ऑब्वियसली आपके पास +2 लेवल का, अब सिंस आप मास्टर कैडर की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो ये जो सारा सिलेबस हो जाता है दैट इज फ्रॉम द +2 लेवल। आप मान के चलिए आपको मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स यहाँ पे +2 लेवल के देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पे इन केस में आपके पास +2 की एनसीईआरटी, +1 की एनसीईआरटी हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब बन जाती है। ठीक है, इसके अलावा आप हेल्प बुक जैसे प्रदीप होगी उसकी भी सहायता ले सकते हैं। बट बात की जाए हमारे पास यहाँ पे मेन गेम चेंजर कौन रहेगी, दैट इज जो आपका ग्रंथ रहेगा, दैट विल बी एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी हमेशा अपना बिल्डिंग ब्लॉक रहता है। वहां पे आपको अगर एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, तो आपके पास डायरेक्टली लाइन से क्वेश्चन उठ के आ जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं जूलॉजी के सिलेबस की। सबसे पहला यूनिट है हमारे पास दैट इज यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, यानी कि विभिन्नता। लिविंग वर्ल्ड में हमारे पास कौन कौन से एनिमल्स आते हैं। अब यहाँ पे हमें अगर एग्जैक्टली याद हो +2 के यूनिट का, तो +2 के यूनिट में यहाँ पे हमारे पास 3 चैप्टर्स है। 3 चैप्टर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास लिविंग वर्ल्ड है जो कि हट गया। दूसरा है हमारे पास बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमारे पास दूसरा चैप्टर हो जाता है। तीसरा है हमारे पास यहाँ पे एनिमल किंगडम एंड चौथा है हमारे पास यहाँ पे प्लांट किंगडम। अब सिंस हम यहाँ पे जूलॉजी के सिलेबस की बात करें तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड प्लांट किंगडम पढ़ने को नहीं रहेगा। हमें यहाँ पे सिर्फ कौन सा टॉपिक कवर अप करना है, दैट इज एनिमल किंगडम। अब एनिमल किंगडम में बेसिकली बट आपको पहला चैप्टर अगेन कवर अप करना पड़ेगा, दैट इज उसमें आपकी बेसिक रिप्रोडक्शन के मेथड्स कौन कौन से हैं, +2 के इसकी बात कर रहा हूँ। ये जो टॉपिक है आपका डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, ये आपको +1 की किताब से अपना कवर अप करना है। अब यहाँ पे हमें क्या क्या कवर अप करना है? बायोलॉजी, इट्स मीनिंग एंड रेलेवेंस टू मैनकाइंड। टेक्सोनॉमी, यानी कि उसके हमारे पास टेक्सोनॉमी के आपके टाइप्स कौन कौन से हैं। टेक्सोनॉमी हमारे पास कौन सी, कार्लस लीनियस के द्वारा टेक्सोनॉमी दी गई थी आपके पास। कार्लस लीनियर ने हमारे पास कौन कौन से मेथड इस्तेमाल किए थे? हमने इसने इस यहाँ पे बायोलॉजिकल बायनोमियल नॉमेनक्लेचर इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम किंगडम एनिमेलिया की। किंगडम एनिमेलिया में हमारे पास क्या क्या देखना है? अब बेसिकली इनकी मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी की बात की जाएगी। मॉर्फोलॉजी में हमने यहाँ पे क्या क्या देखना है? इनकी सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री है या बायलेटरल सिमेट्री है,
इसका डाइजेशन इंट्रासेलुलर है या एक्स्ट्रा सेलुलर, बेसिकली इनकी सर्कुलेशन कंप्लीट है इनकम्प्लीट है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है इनकम्प्लीट है, इनके स्पेसिफिक एग्जाम्पल अगर बात की जाए तो एनिमल किंगडम में हमारे पास एग्जाम्पल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? बिकॉज यहाँ पे आपके पास जो ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो एग्जाम्पल से पूछे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि टेल मी द, फॉर एग्जाम्पल दिस इज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ फीचर ऑफ डैश, तो वहां पे आपके पास नीचे फाइलम्स नहीं दिए होंगे, आपके पास वहां पे दिए होंगे एग्जाम्पल्स। तो बेसिकली अगर आपको एग्जाम्पल्स पता है देन आप सब फीचर्स की बात कर सकते हो, बट एग्जाम्पल्स हमारे पास एनिमल किंगडम में एज वेल एज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एज वेल एज प्लांट किंगडम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्लासिफिकेशन अप टू कॉर्डेट्स। अब कॉर्डेट्स की हमने यहाँ पे सब क्लासिफिकेशन करनी है अप टू क्लास। क्लास कौन कौन सी आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास क्लास यहाँ पे मेमेलिया आ जाएगी, एम्फीबियंस आ जाएंगे, एव्स आ जाएंगे, इसके बाद रेप्टाइल्स आ जाएंगे। तो ये सारी क्लासेस तक हमने यहाँ पे इनके डिटेल्ड में एक बार इसका सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, इसके बाद इनके हैबिटेट्स, मॉर्फोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट्स अप टू क्लास लेवल, जिसकी हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स बेसिकली हम यहाँ पे बात करेंगे टिश्यूज की। टिश्यूज वाले चैप्टर की यहाँ पे बात की जा रही है। अब अगर आप लोगों को एक चीज अच्छे से याद हो, हम यहाँ पे अभी डिस्कस कर रहे हैं सिलेबस ऑफ जूलॉजी। तो जूलॉजी का सिलेबस अगर हम डिस्कस कर रहे हैं दैट मीन्स हम यहाँ पे कौन से टिश्यू की बात करेंगे? सर हम यहाँ पे टिश्यूज की बात करेंगे, कौन से? एनिमल टिश्यू की। जब हम बॉटनी का सिलेबस देखेंगे तो वहां पे हम किसकी बात करेंगे? वहां पे हम बात करेंगे टिश्यूज इन प्लांट्स। अब यहाँ पे हम एनिमल टिश्यू की बात करें तो ऑब्वियसली किस किस की बात होगी? हमारे पास सर बात होगी, हमारे पास मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी एंड ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये हमारे पास किसका फंक्शन आ गया? ये बेसिकली हमने यहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी शुरू कर दी। बट यहाँ पे टिश्यूज इन एनिमल्स में हम किसकी बात करेंगे? बेसिकली टिश्यूज इन एनिमल्स में हम बात करेंगे बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू की, हम एपिथेलियल टिश्यू की बात करेंगे। उसके बाद बात की जाए आपके पास नर्वस टिश्यू की बात की जाएगी, कार्डियक टिश्यू की बात की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे इसने एक चीज मेंशन नीचे की है, दैट इज एनाटॉमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल स्टडी ऑफ अर्थवर्म, फ्रॉग एंड इंसेक्ट। अब यहाँ पे इंसेक्ट किसकी बात कर रहा है? ये कॉकरोच की बात कर रहा है बेसिकली। एक चीज आप लोगों को बहुत ध्यान में बता दूं, जो आपकी प्रेजेंट वाली एनसीईआरटी +2 की जो प्रेजेंट एनसीईआरटी है उसमें से अर्थवर्म एज वेल एज आपका कॉकरोच रिमूव कर दिया गया है। अगर आपको अर्थवर्म एंड कॉकरोच पढ़ना है तो यू विल हैव टू रेफर द ओल्ड एनसीईआरटी बुक्स। बेसिकली मैं प्रेफर करूंगा आप बाय कीजिए 2016 वाली बुक, बिकॉज उस बुक में आपको स्ट्रेटिफिक हमारे पास इसका फूड वाला चैप्टर भी मिल जाएगा, यहाँ पे फूड वाला चैप्टर भी मिल जाएगा, एज वेल एज हमारे पास ये तीनों चीज़ें भी वहाँ पे मिल जाएगी। हालांकि आपको बेसिकली मार्केट में 2016 का जो वेरिएंट है वो मिलना थोड़ा सा इस टाइम पे मुश्किल होगा, तो किसी रेफर कीजिए किसी पुराने बच्चे के पास अगर वो बुक है, अगर आपको फिजिकल कॉपी चाहिए। अदरवाइज आप पीडीएफ आपको ऑनलाइन ज़रूर मिल जाएगा। पीडीएफ को आप अगर आप चाहें तो बेटर रहेगा कि आप प्रिंट करके उसका एक बार पढ़ें अच्छे से, बिकॉज उसमें हमारे पास कौन सा चैप्टर स्ट्रेटजीज फॉर फूड एनहेंसमेंट वो डिलीटेड है प्रेजेंटली, बट आपके सिलेबस में। ठीक है, वो चैप्टर आपको प्रेजेंट वाली एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलेगा। उसके अलावा मैं और चैप्टर्स की बात करूँ, हमारे पास एनवायरमेंटल इश्यूज हो गए जो आपकी सिलेबस में तो है बट आपकी प्रेजेंट एनसीईआरटी में नहीं देखने को मिलेगा अगेन। तो ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करूंगा, वो मैं आपको साथ के साथ बताता रहूंगा कि आपको पुरानी वाली एनसीईआरटी में ही देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम एनिमल फिजियोलॉजी। यहाँ पे अगेन ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात हो रही है, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमारा पहला चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अगेन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन आपका प्रेजेंट वाले एनसीईआरटी से कट है, तो इसके लिए आपको पुरानी वाली एनसीईआरटी ही रेफर करनी पड़ेगी। इसमें हम किसके ऊपर बात करेंगे? एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के ऊपर। कौन कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स है सर, नीचे स्टमक में आगे हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, उसके बाद नीचे पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स आगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे डाइजेशन। डाइजेशन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल बात की जाए कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन हमारी बॉडी में कहाँ पे स्टार्ट होती है? सर वो माउथ में स्टार्ट हो जाती है। वेरस बात की जाए प्रोटीन की डाइजेशन कहाँ पे शुरू होती है? सर वो हमारे स्टमक में शुरू होती है, पेप्सिन के द्वारा हमारी स्टमक में। अगर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहता है एग्जामिनर का कि फैट की डाइजेशन कहाँ पे शुरू होती है? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये सोचते हैं कि फैट की डाइजेशन यानी कि जब लाइपेज सिक्रेट हो रहा है। अब लाइपेज हमारा कहाँ पे सिक्रेट हो रहा है? सर प्राइमरली जो लाइपेज सिक्रेट हो रहा है दैट इज फ्रॉम द इंटेस्टाइनल जूस। बट अगर आपको एक एनसीईआरटी की छोटी सी लाइन याद हो, दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज इज ऑल्सो प्रेजेंट इन स्टमक। दैट मीन्स हमारे पास जो एक्चुअल डाइजेशन, जो फैट की डाइजेशन शुरू हो जाती है दैट इज फ्रॉम द स्टमक इटसेल्फ, नॉट फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इसको जब हम डिटेल में करेंगे तब ज्यादा अच्छे से करेंगे।
इजेशन यानी कि रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। इसके अलावा बात की जाए हमारे पास न्यूट्रिटिव एंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स क्या क्या हैं, बेसिकली यहाँ पे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स की बात की जाए कि हमारे पास डायरिया हो गया, ठीक है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर इज ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन किस किस ऑर्गेनिज्म में किस टाइप से होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बात की जाए हमारे पास इसकी लार्वा की, किसके लार्वा की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे मेंढक के लार्वा की, मेंढक के लार्वा यानी कि फ्रॉग के लार्वा की, जिसको टैडपोल भी बोला जाता है। नाउ टैडपोल का लार्वा अगर आपको अच्छे से याद हो, वो पानी में रहता है, दैट मीन्स उसके पास लंग्स तो होंगे नहीं, तो वो कौन सी इससे रेस्पायर करेगा, वो सब चीज़ें यहाँ पे पूछी जाएंगी, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, यहाँ से आपका क्या क्वेश्चन बन सकता है, आपके रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के ऊपर क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर पूरा का पूरा, कि फॉर एग्जांपल आपके पास अगर बात की जाए तो लंग्स के आपके पास डीऑक्सीनेटेड ब्लड कौन सी है, दैट मीन्स यहाँ पे ये क्या करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम एज वेल एज हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इंटरकनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, जैसा मैंने अभी बात की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, डायरेक्ट यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बताओ जी इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम कितना रहता है। नेक्स्ट बात की जाए सर्कुलेशन की, तो सर्कुलेशन की बात करूंगा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रहता है हमारे पास दैट इज कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन ऑफ ब्लड से हमारे पास डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल बताओ जी इओसिनोफिल्स किस में हेल्प करते हैं, इओसिनोफिल्स किस में हेल्प करते हैं, बेसोफिल्स किस में हेल्प करते हैं, क्या वो डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं, क्या वो एलर्जिक रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं, किस में हेल्प करते हैं। कोगुलेशन ऑफ ब्लड, इसका पूरा मैकेनिज्म कि हाउ डज द ब्लड क्लॉट। उसके अलावा सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो यहाँ से पूछे जाते हैं दैट विल बी फ्रॉम द हमारे पास किससे, आपके पास ब्लड, हमारे पास ह्यूमन जो हार्ट हो गया, एक तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दूसरा हमारे पास ब्लड ग्रुप से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या होता है, किसकी वजह से आरएच फैक्टर बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस क्या होता है, उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उसके बाद बात कर जाए फंक्शन ऑफ लिम्फ, हालांकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनते, बट आपको पता होना चाहिए कि लिम्फ का एक्चुअल फंक्शन क्या है अदर देन इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। कार्डियक साइकिल, इसकी पूरी साइकिल आपको अच्छे से याद करनी पड़ेगी। ईसीजी, इसका ग्राफ कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इट इज अ मशीन, जबकि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, एक दो चीजें हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वेर एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, तो दोनों अलग चीजें हैं, उसको कंफ्यूज मत कर देना। डबल सर्कुलेशन, उसके बाद बात की जाए डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ पे हमारे पास कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस पूछी जाएंगी, उसके बाद अथीरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, वो सब चीजें यहाँ पे पूछी जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर बात करें तो एक्सक्रीशन के ऊपर बात की जाएगी, यहाँ पे मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन। अब किडनीज आर नॉट द ओनली ऑर्गन जिससे हम एक्सक्रीट कर रहे हैं, हम सर लंग्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम बाहर सांस फेंक रहे हैं, दैट मीन्स हम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी में टॉक्सिक है उसको भी बाहर एक्सेल कर रहे हैं। उसके बाद हम स्वेटिंग कर रहे हैं, वहाँ पे हम सॉल्ट्स एक्सक्रीट कर रहे हैं अपनी बॉडी से, ठीक है। तो नॉट ओनली किडनीज, देर आर ऑल्सो अदर ऑर्गन जो कि हमारे पास एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। एक्सक्रीशन और इजेशन, ठीक है, उसको कंफ्यूज नहीं करना है। इजेशन इज सिंपली डेफिकेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट जो कि अनडाइजेस्टेड रहता है, वेयर एज एक्सक्रीशन इज एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बेसिकली यहाँ पे नेफ्रॉन की बात की जाएगी, नेफ्रॉन में ही हम आगे यूरिन फॉर्मेशन पढ़ते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन, किडनी रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, बेसिकली यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन मैकेनिज्म की बात की जाएगी, ये स्पेसिफिकली इन्होंने यहाँ पे ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चन दिया। नाउ यहाँ पे रेनिन एंजियो एंड एल्डोस्टेरॉन मैकेनिज्म से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बिकॉज ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। इसके अलावा रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स ये अभी हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, अगेन यहाँ पे हमारे पास डायरिया वगैरह नहीं आएगा, बिकॉज एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम किसकी बात कर रहे हैं प्रेजेंटली, हम बात कर रहे हैं किडनीज की। तो यहाँ पे क्या क्या डिसऑर्डर्स आएंगे, किडनी फेलियर आ जाएगा सर, उसके अलावा हमारे पास रीनल कैलकुलाई आ जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर दैट इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट, तो यहाँ पे बेसिकली हम मसल्स के ऊपर बात करेंगे, हमारे स्केलेटन सिस्टम के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पे स्केलेटल मसल्स क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स क्या रहती है, और उनका मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। जॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं कि कौन सा जॉइंट कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पूछा जाए कि आपके पास यहाँ पे बोन्स बहुत इंपॉर्टेंट रह जाती हैं, कि हमारे पास जो ह्यूमरस का हेड है वो कहाँ जाके अटैच होता है, ठीक है, हमारे पास स्कल में टोटल कितनी बोन्स होती हैं, तो ये सब क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम, बेसिकली यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस की बात की जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास टेटनस की बात की जाएगी। नेक्स्ट दैट इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हमारी बॉडी अपनी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो तरीकों से करती है, एक नर्वस
थ्रू सिस्टम के थ्रू और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू। तो बेसिकली हम यहाँ पे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम क्या करते हैं, दैट इज फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। बेसिकली हम यहाँ पे दो चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एज वेल एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ऊपर यहाँ पे बात होगी। पार्ट्स ऑफ ब्रेन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज पार्ट्स ऑफ ब्रेन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। स्पीच कौन कंट्रोल करता है, हमारे पास हंगर सेंटर कहाँ पे होता है, थर्स्ट सेंटर कहाँ पे होता है, इसके बाद थिंकिंग एबिलिटी कौन सा ये कहाँ पे चैनल होता है, ये सब चीज़ें यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अच्छा जी, अब आपको पता होना चाहिए कि बहुत सी चीज़ें तो बहुत कॉमन है। फॉर एग्जांपल मैं पूछा जाए हियरिंग सेंटर कहाँ पे होगा, तो हियरिंग सेंटर अब कान के बिल्कुल पास में, दैट इज़ ये कौन सा लोब है, दिस इज सर पैराइटल लोब। तो पैराइटल लोब के नीचे कौन सा लोब होता है सर, टेम्पोरल लोब। हालांकि लोब्स हम कब पढ़ेंगे, जब हम डिटेल में ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो दैट इज सिंपल सा लॉजिक है, जिस हड्डी के नीचे आपके पास ब्रेन का जो पार्ट होगा उसी को वो लोब बोल दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास यहाँ पे फ्रंटल बोन है, तो यहाँ पे इसके पीछे जो पार्ट होगा ब्रेन का दैट विल बी फ्रंटल लोब। साइड में ये कौन सी बोन है, दिस इज पैराइटल बोन। पैराइटल बोन के नीचे पैराइटल पार्ट आ जाएगा। टेम्पोरल बोन के भी नीचे हमारे पास टेम्पोरल पार्ट आ जाएगा। और हमारे ईयर कहाँ प्रेजेंट है सर, टेम्पोरल पार्ट में, तो ऑब्वियसली उसका रीजन भी कहाँ पे होगा सर, टेम्पोरल पार्ट में। उसके बाद बात की जाए विजन की, विजन कहाँ पे है सर, फ्रंटल पार्ट में। तो इसी के अलावा बात की जाएगी, तो ऐसे ऐसे करके हम जब डिटेल में करेंगे तब बात करेंगे इसके ऊपर। नेक्स्ट रिफ्लेक्स एक्शन, अगेन रिफ्लेक्स एक्शन सेंसरी ऑर्गन्स, ये आपका प्रेजेंट वाली एनसीईआरटी से कट हो चुका है, तो इसके लिए अगेन आपको पुरानी वाली एनसीईआरटी रेफर करनी पड़ेगी। रिफ्लेक्स एक्शन अगेन आपको रिसेंट बुक्स में मिल जाएगा, बट सेंसरी ऑर्गन्स यानी कि बेसिकली यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, सेंसरी ऑर्गन्स में हमारे पास 3 ऑर्गन्स आपके पास एनसीईआरटी ने दी थी। कौन कौन से, आई, ईयर और हमारे पास बेसिकली तो 2 ही हैं, तो वो 2 भी कर लेंगे, काफ़ी ज़्यादा रहेगा हमारे पास। बेसिकली सेंस ऑर्गन में हम किसकी बात करेंगे यहाँ पे, आई और ईयर की, ठीक है। उसके बाद बात की जाएगी केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बेसिकली यहाँ पे हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात कर रहे हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में हमने क्या क्या करना है, हाइपोथैलेमस करना है सर, पिट्यूटरी करना है, इनके सारे हॉर्मोन्स की वजह से कौन सी बीमारी हो रही है, क्या इसका फंक्शन है, उसके अलावा इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो कौन सी डिजीज हो जाएगी, अगर एक्सेस में रिलीज हो जाएगा तो कौन सी बीमारी हो जाएगी, ये सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। फॉर एग्जांपल बात की जाए ग्रोथ हार्मोन की, ग्रोथ हार्मोन सर रिलीज कौन करता है सर, पिट्यूटरी करता है। उसकी एक्सेस रिलीज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा सर, अडल्ट में बात की जाएगी तो जायंटिज्म हो जाएगा, और अगर बात की जाए सॉरी सभी में जायंटिज्म हो जाएगा, अगर एडल्ट में बात की जाएगी तो हमारे पास एक्रोमेगली हो जाएगी, अगर डेफिशिएंसी होगी तो क्या हो जाएगा सर, ड्वार्फिज्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीनियल ग्लैंड हो गया, थायराइड हो गया, पैराथायराइड हो गया, एड्रीनल हो गया, पेनक्रियाज हो गया एंड गोनाड्स हार्मोन्स हो गए। उसके बाद हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन। मैकेनिज्म बेसिकली हम यहाँ पे किसकी बात करें, 2 टाइप के हार्मोन्स होते हैं, एक जो आपके पास सेकेंडरी मैसेंजर इंड्यूस करते हैं और एक जो डायरेक्टली बाइंड कर जाते हैं विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। रोल ऑफ हार्मोन्स, ठीक है। उसके अलावा बात की जाएगी हाइपर एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स, ये बेसिकली हमने बात की थी, ठीक है। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। अब रिप्रोडक्शन यहाँ पे दोनों इन्होंने कंबाइन कर दिया। रिप्रोडक्शन की बात की जाएगी तो ऑब्वियसली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की बात नहीं होगी यहाँ पे बात होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, क्योंकि हम जूलॉजी का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। जब हम यहाँ पे सेम चीज वहां पे देखेंगे तो हम वहाँ पे किसकी बात करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन हमारे पास आ जाता है। इसके अलावा हम कौन सा चैप्टर देखेंगे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में जूलॉजी में, दैट इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास oogenesis आ जाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस आ जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाएगा, फर्टिलाइजेशन आ जाएगा, इसके अलावा इम्प्लांटेशन आ जाएगा, और बेसिकली हम यहाँ पे इन डेप्थ में जब चीज़ें करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से कवर अप होंगी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात की जाएगी, यहाँ पे हमारे पास 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दैट इज सबसे पहला हमारे पास मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रह जाता है। दूसरा हमारे पास इनफर्टिलिटी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। अदरवाइज देखो ऑब्वियस सी बात है, नीड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ से तो आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस ऑलमोस्ट नन टू 0। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, कॉन्ट्रासेप्शन से, मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। फॉर एग्जांपल ट्यूबेक्टोमी क्या होती है, वेसेक्टोमी क्या होती है, हमारे पास कॉपर टी कैसे काम करता है। उसके अलावा बात की जाएगी असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स की, ZIFT कब ट्रांसप्लांट करते हैं, कौन सी स्टेज में ट्रांसप्लांट करते हैं, कितने सेल की स्टेज में ट्रांसप्लांट करते हैं। तो इस तरह के प्यारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। अमीनोसेंटेसिस बेसिकली आपसे ज़्यादा तो नहीं पूछा जाएगा, बेसिकली पूछा जाएगा यहाँ पे कि होता क्या है, करते कब है और कौन सी स्टेज में किया जाता है। दैट इज अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास यूनिट, दैट इज द सेल यूनिट। यहाँ पे बेसिकली हमने
तीन चीज़ें करनी है। सेल बायोलॉजी में बेसिकली तीन चीज़ें हो रही है हमारे पास, तीन चैप्टर कवर अप हो रहे हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, सेल बायोलॉजी एज वेल एज ये जो पूरी यूनिट है ये आपकी रिपीट होगी। कहाँ पे? जब हम इसको बॉटनी का सिलेबस देखेंगे। तो एक बार इसी को यहीं पे डिटेल में देख लेते हैं। बायोमोलिक्यूल्स की बात की जाए तो बायोमोलिक्यूल्स में हमने क्या करना है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किसका, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन एज वेल एज न्यूक्लिक एसिड, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके लिए एंजाइम एक्टिविटी के लिए कौन सा स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होता है एंड क्या उसके फंक्शन होते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंजाइम्स की बात की जाए तो एंजाइम के टाइप्स कौन कौन से हैं, 5 टाइप्स के हैं, उनके फंक्शन कैसे होते हैं, लॉक एंड की हाइपोथेसिस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम फंक्शन, कौन सा एंजाइम, फॉर एग्जांपल हमारे पास बात की जाए कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहाँ इस्तेमाल होता है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। तो एंजाइम्स के एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट बात की जाए सेल चैप्टर की, तो सेल चैप्टर में बेसिकली अगेन मैं जैसा बता रहा हूँ यहाँ पे ये चैप्टर्स रिपीटेड मिलेंगे आपको, किसमें, बॉटनी एज वेल एज जूलॉजी में। तो ये हमारे पास प्लस पॉइंट हो जाता है यहाँ पे कि इन चैप्टर्स को अगर आप अच्छे से करोगे, इन डिटेल में करोगे, तो हमारे पास एक प्लस पॉइंट रह जाएगा, हमें यही चीज़ें बार बार पढ़ने को नहीं रहेंगी। दैट मीन्स आपके पास कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस हो जाए। ठीक है, दैट इज़ सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की। दैट इज़ हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आ गया। उसके बाद सेल वॉल की बात की जाए, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज किसने डिस्कवर की थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके फेजेस, सिस फेज, ट्रांसफेज, मैच्योरिंग फेज कौन सा है, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑल द, बेसिकली हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, ऑल द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज की। ठीक है, सेल डिवीजन हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आता है, इसमें हमने क्या करना है, सेल साइकिल, इसके पार्ट्स कौन कौन से, इंटरफेज है, एम फेज है, एम फेज फर्दर कितने फेजेस में डिवाइडेड है, माइटोसिस और मियोसिस में क्या फर्क है, माइटोसिस की स्टेजेस कौन सी है, मियोसिस की स्टेजेस क्या कौन सी है। ठीक है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, ये यहाँ पे बेसिकली बिल्डिंग, इस यूनिट की बात की जाए यहाँ पे, ये जो 3 चैप्टर्स है हमारे पास, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एज वेल एज बायोमोलिक्यूल्स, ये आपके एक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अगर जिसके ये 3 चैप्टर्स कंप्लीटेड है बायोलॉजी में, उसकी बायोलॉजी का बेसिक कंप्लीटेड है। तो इस इन चैप्टर्स में बेटा अगर स्पेशली ध्यान दें, अगर आप शुरू से बहुत टाइम बाद अपना सिलेबस विजिट कर रहे हैं, बहुत टाइम बाद अगर आप अपनी बायोलॉजी शुरू कर रहे हैं, तो इन 3 चैप्टर्स पे बहुत अच्छे से ध्यान दें, बिकॉज ये 3 चैप्टर्स हमारे बेसिक ब्लॉक रहेंगे। अगर आपका बेसिक ही हिला होगा, फंडामेंटल्स हिले होंगे, तो आप आगे कवर अप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, बेसिकली हम यहाँ पे जेनेटिक्स की बात करें, जेनेटिक्स में हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, मेंडेलियन इनहेरिटेंस, बेसिकली हमारे पास यहाँ पे मोनोजाइगोटिक क्रॉस, ठीक है, उसके बाद मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस आ जाएगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहाँ देखने को मिलती है, सर स्नैपड्रैगन में देखने को मिलती है। को डोमिनेंस कहाँ देखने को मिलती है, ब्लड ग्रुप्स में देखने को मिलती है। मल्टीपल एलील्स, प्लियोट्रॉपी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, बेसिकली यहाँ पे स्किन कलर पढ़ेंगे। उसके अलावा बात की जाएगी सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, बर्ड्स एज वेल एज हनी बीज। ह्यूमंस में कौन सा होता है, एक्स 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 वाई, बर्ड्स में कौन सा होता है, एक्स डब्ल्यू एक्स, वो 0। ठीक है, उसके बाद लिंकेज, एंड उसके बाद बात की जाएगी हमारे पास डिजीजेज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, कौन कौन सी, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, थैलेसीमिया, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एज वेल एज क्लिफेल्टर सिंड्रोम्स। नेक्स्ट बात की जाएगी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अगेन ये वाला जो यूनिट है दैट विल बी रिपीटेड। ये आपका अगेन आपको कहाँ रिपीटेड मिलेगा, ये सर आपको आगे बॉटनी का सिलेबस हम देखेंगे तो वहाँ पे रिपीटेड मिलेगा। इसमें हम क्या क्या करेंगे, डीएनए पैकेजिंग आ गया, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आपका अगेन मैंने बोला बायोमोलिक्यूल जिसका अच्छे से कवर अप है उसको स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए समझने में दिक्कत नहीं रहेगी, बिकॉज वहीं पढ़ेंगे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स वगैरह। ठीक है, उसके बाद बात की जाएगी डीएनए रेप्लिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हो जाता है। उसके बाद 3 चीज़ें यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ पे, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। यहाँ पे हमारे पास सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि रट्टेबाजी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, बात की जाएगी उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ह्यूमन जीनोम से इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते बिकॉज ये थोड़ा फैक्चुअल भी हो जाता है और यहाँ पे कुछ डेटा है भी नहीं बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाएगी एवोल्यूशन की, थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन। उसके बाद हमारे पास एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, आपके पास अगेन नई वाली एनसीईआरटी से कट है, पुरानी वाली एनसीईआरटी रेफर करेंगे उसमें मिल जाएगा। लेमार्क्स थ्योरी, डार्विन्स कंट्रीब्यूशन, उसके बाद थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन एज वेल एज वेरिएशन। तो ये सब चीज़ें हम इसमें देखने को मिलेगी। म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन। तो बेसिकली मैं एडवाइस करूंगा ये वाला चैप्टर अगर आप पुरानी वाली बुक से पढ़ें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हालांकि पुरानी वाली बुक्स में कुछ आपको
इनकरेक्शंस भी देखने को मिल सकती हैं, जो चीज़ें इनकरेक्ट लिखी गई हैं। फॉर एग्जांपल में बात की जाएगी वहाँ पे आपका एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन काइटिन वो एक हेट्रोपॉलीमर बताया गया, बट वो एक होमोपॉलीमर है। तो 2016 की बुक्स में कुछ एक करेक्शंस भी देखने को मिलेगी। तो मैं बोलूँगा कि दोनों चीज़ें एक बार पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाएगी बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हेल्थ एंड डिजीजेज। ये बेसिकली आपका स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू जूलॉजी रहेगा। ठीक है, इसमें हमने क्या पढ़ना है, पैथोजेंस कौन कौन से हैं। इसमें हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट रह जाता है दैट इज मलेरिया और उसकी लाइफ साइकिल। इसके अलावा फाइलेरियसिस, एस्केरियासिस, टाइफॉइड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, अमीबियासिस एज वेल एज रिंगवर्म हमने यहाँ पे डिटेल में करना। इसके अलावा बात की जाएगी हमारे पास वैक्सीन, मेडिसिन और वैक्सीन में क्या फ़र्क है। HIV इंपॉर्टेंट सिलेबस रहता है हमारे पास। उसके बाद बात की जाएगी ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज़। ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज़ से आपके पास एग्जाम्पल पूछे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल बताओ मॉर्फिन कहाँ से मिलता है। ठीक है, ये सब चीज़ें। इंप्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ये वाला चैप्टर जिसकी मैं बात कर रहा था, ये आपको लेटेस्ट एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलेगा। दैट इज, ये बेसिकली कौन से चैप्टर की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है यहाँ पे स्ट्रैटेजीज फॉर फूड एनहेंसमेंट। स्ट्रैटेजीज फॉर फूड एनहेंसमेंट ये चैप्टर आपको 2016 वाली बुक में देखने को मिलेगा। प्रेजेंट बुक में ये सिलेबस आपका कट है। ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर, सिंगल सेल प्रोटीन, बायोफोर्टिफिकेशन, एपीकल्चर एज वेल एज एनिमल हस्बेंड्री, ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। एपीकल्चर यानी कि हमारे पास रेयरिंग एंड शेयरिंग ऑफ हनी बीज। ठीक है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, हाउस होल्ड प्रेपरेशन। उसके बाद बात की जाएगी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, सीवेज ट्रीटमेंट और बायो कंट्रोल एज वेल एज बायो फर्टिलाइजर्स। बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, इसमें आपके पास माइक्रोब्स इंपॉर्टेंट रहते हैं बेसिकली। नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। अगेन ये देखो, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि ये सिलेबस आपका रिपीटेड है। ठीक है, ये आपको आगे भी देखने को मिलेगा जब हम बॉटनी का सिलेबस अभी हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा बात की जाएगी इसमें क्या क्या करना है। इसमें सर जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी है, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी करनी है। उसके बाद हमने क्या क्या करना है, इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है, इंसुलिन प्रोडक्शन, वैक्सीन प्रोडक्शन, जीन थेरेपी, BT क्रॉप्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, बायोसेफ्टी इशू एज वेल एज बायोपायरेसी एंड पेटेंट्स। लास्ट यूनिट दैट इज आपका इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ये अगेन आपको देखो, मैंने इसीलिए आपको बोला 50 से 60% जो आपका सिलेबस है दैट इज रिपीटेड। तो अगर आपने यहाँ पे कवर अप कर लिया, आप लोगों को बॉटनी में कवर अप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हैबिटेट एंड निशे, पॉपुलेशन एंड इकोसिस्टम अडेप्टेशन, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पॉपुलेशन इंटरेक्शन, तो यहाँ से बेसिकली हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज रहती है दैट इज यहाँ पे इसका एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल बात की जाएगी आपसे कि आपके पास एक ग्रेजिंग और वो ग्रेजिंग एनिमल एज वेल एज एक आपका पक्षी है। ठीक है, उसके बीच में कौन सा रिलेशन है, क्या उसमें म्यूचुअलिज्म है, कंपटीशन है। यहाँ पे एक और चीज़ है, पांचवा ये भूल के होंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके अलावा इकोलॉजिकल फ्लो पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनर्जी फ्लो 10% लॉ। उसके बाद बात की जाएगी न्यूट्रेंट साइक्लिंग। अगेन न्यूट्रेंट साइक्लिंग आपका नई वाली बुक में रिमूव कर दिया है ना, उसमें आपको कार्बन साइक्लिंग मिलेगी, ना ही फॉस्फोरस साइक्लिंग मिलेंगी, ना ही उसमें आपको इकोलॉजिकल सक्सेशन देखने को मिलेगा, और ना ही इकोलॉजिकल सर्विसेज देखने को मिलेगी। तो जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, बेटर क्या रहेगा, आप एक बार पुरानी बुक जरूर रेफर करें। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इसमें आपको क्या क्या करना है, बायोडाइवर्सिटी एंड कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के रीजंस क्या क्या हैं। अब अगेन ये वाले टॉपिक्स, हॉटस्पॉट, एंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स, रेड डेटा बुक, ये आपको नई बुक में देखने को नहीं मिलेगा। और नई बुक की बात करूं तो एनवायरमेंटल इशू जो चैप्टर है वो तो उससे पूरा ही रिमूव कर दिया। तो आपको इसके लिए बेसिकली 2016 वाली बुक लेनी ही पड़ेगी, या PDF पढ़ा है उससे पढ़ना ही पड़ेगा एक बार। अगर आपके पास पुरानी बुक्स पढ़ी हैं वेल एंड गुड, नहीं पढ़ी है PDF मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूँ। ठीक है, बॉटनी की बात की जाए तो ये जूलॉजी का सिलेबस था आपका। बॉटनी के सिलेबस की बात की जाए, बॉटनी के सिलेबस की बात की जाए तो अगेन यहाँ पे देखिए, जो आपका डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड है वो यहाँ पे रिपीट हो रहा है। ठीक है, टेक्सोनॉमी यहाँ पे रिपीट हो रहा है, सिस्टमेटिक्स यहाँ पे रिपीट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास कौन सी चीज नहीं है, दैट इज आपके पास टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमारे पास यहाँ पे आ गया, यानी कि किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा यहाँ पे हमारे पास नए आ गए। ये देखिए मोनेरा हमारे पास यहाँ पे नया आ गया, इसके बाद हमारे पास प्रोटिस्टा यहाँ पे नया आ गया, इनकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, रिप्रोडक्शन। फंगस हमारे पास यहाँ पे नया आ गया। इसके अलावा बात की जाएगी हमारे पास किंगडम प्लांटी, ऑब्वियसली हम बॉटनी का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं तो एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स,
जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, इन सभी के जनरल अकाउंट, स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन, लाइफ साइकिल एज वेल एज इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस हमारे पास यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है। ठीक है, वायरसेस अगेन, वायरॉइड्स, ठीक है, लाइकन्स, हमारे पास सिम्बायोटिक एसोसिएशंस की यहाँ पे बात हो रही है। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स। अब बेसिकली देखो हमने वहाँ पे क्या किया था, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, बेसिकली वहाँ पे एनिमल टिश्यू की बात की गई थी। यहाँ पे बात की जाएगी प्लांट टिश्यू के ऊपर, यानी कि टिश्यू सिस्टम कौन कौन सा है यहाँ पे हमारे पास, सिंपल टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, ठीक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, वो सब टिश्यू हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके अलावा हमारे पास मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट से उस चैप्टर के क्वेश्चन है, मॉडिफिकेशन, उसके बाद एनाटॉमी, एनाटॉमी हमारे पास आ गई किसकी, डाइकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट्स, इनफ्लोरेसेंस, टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस, उसके अलावा बात की जाएगी प्रेजेंटेशन की, ठीक है, फ्रूट एंड टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट एंड टाइप्स ऑफ फ्रूट से तो आपके पास पीजीटी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दिस यूनिट, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि आपको मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम एज वेल एज टाइप्स ऑफ फ्रूट अगेन आपको नई एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा फैमिलीज, तो अगेन आपकी फैमिलीज की अगर बात की जाए तो फैमिली आपके पास सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ने एक ही छोड़ी है, नई वाली एनसीईआरटी ने, दैट इज ब्रासिकेसी। बाकी सारी फैमिलीज आपकी एनसीईआरटी से रिलेटेड है, नई वाली एनसीईआरटी से। आपको अगेन इसके लिए 2016 वाली एनसीईआरटी रेफर करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट इज प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी हमने किस में बात की, जूलॉजी में, तो यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी। यहाँ पे हमारे पास बेसिकली 4 चैप्टर्स हैं, कौन कौन से, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, इसके अलावा बात की जाएगी हम हमारे पास मिनरल न्यूट्रिशन, उसके अलावा बात की जाएगी हमारे पास यहाँ पे फोटोसिंथेसिस, और लास्ट चैप्टर दैट इज रेस्पिरेशन। ठीक है, ये 4 चैप्टर्स हमारे पास प्लांट फिजियोलॉजी के अंडर आएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इसमें केल्विन साइकिल, C3 साइकिल, आपके पास कैम्प पाथवे, C4 साइकिल, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इसके अलावा एक और टॉपिक आएगा इसमें, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें हमारे पास हार्मोन्स कौन कौन से, ऑक्सिन, जिबरलिन्स, साइटोकाइलिन्स, इथाइलिन एज वेल एज एब्सिसिक एसिड, ये पांचों हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, बाकी सारी चीज़ों से आपसे इतना नहीं पूछा जाएगा, कंडीशंस ऑफ ग्रोथ, ये इतना कोई टॉपिक नहीं पूछेगा। वेरएज अगर आप बात की जाए आपके पास ग्रोथ रेगुलेटर्स की, तो इन 5 ग्रोथ रेगुलेटर्स से आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फोटो पीरियोडिज्म, बेसिकली आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, लॉन्ग डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स, इसकी चीज़ों की बात पता होनी चाहिए। वर्नलाइजेशन इतना खास में डिटेल्ड आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया है, तो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। ट्रॉपिकल मूवमेंट्स हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, जियोट्रॉपिज्म क्या होता है, नेस्टिक मूवमेंट्स क्या क्या होती हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन ऑब्वियसली बात है, हम बॉटनी का सिलेबस यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, दैट मीन्स हम बात करेंगे यहाँ पे रिप्रोडक्शन इन स्मॉल ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स बेसिकली सेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिजन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा पढ़ना है बेसिकली। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली हमारे पास फ्लावर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, पॉलन पिस्टल अट्रैक्शन, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, एपोमिक्सिस, पार्थिनोजेनेसिस एज वेल एज पॉलीएम्ब्रियोनी, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आ जाता है। ठीक है, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, ये मैं रिपीट नहीं कर रहा, मैंने अभी बताया था आपको कि ये चैप्टर्स बहुत रिपीटेड होंगे नीचे जाके। ठीक है, ये वही सेम सिलेबस है जो हमने ऊपर डिस्कस किया, तो इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है अगेन। ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस डिस्कस कर लिया, एवोल्यूशन से डिस्कस कर लिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाएगी बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। देखो सेम चैप्टर टॉपिक, सेम के सेम, एक भी चीज आपकी एक्स्ट्रा नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, ठीक है, ये भी अगेन रिपीटेड यूनिट है। उसके अलावा बात की जाएगी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो आप बेसिकली मान के चलिए, अगर आपका बॉटनी और जूलॉजी की अगर बात की जाए तो 50% सिलेबस सेम है, 50% सिलेबस सेम है। आपको अगर आपने एक टॉपिक कवर अप कर दिया, दैट मीन्स आपका दूसरे टॉपिक का, दूसरे चैप्टर का 50% सिलेबस ऑलरेडी कवर अप है। तो हमारे पास बेटर अपॉर्चुनिटी है कि हम इसको यूटिलाइज करें, बॉटनी जूलॉजी का कॉम्बिनेशन हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ताकि हम कम टाइम में ज़्यादा अच्छे से तैयारी कर पाएँ। बिकॉज ऑब्वियसली बात है, स्मार्ट वर्क इज़ ऑलवेज बेटर देन हार्ड वर्क। ठीक है, स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है, हार्ड वर्क भी करना है, बट जहाँ पे स्मार्ट वर्क हो सकता है वहाँ पे स्मार्ट वर्क कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू गाइस, हैव अ गुड डे।